हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो डिस्कस करेंगे आज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में कुछ और फेनोमिना जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है और कुछ फेनोमिना मैंने डिस्कस किए थे जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो तारे जो टिमटिमाते हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं। और मैंने डिस्कस किया था कि जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं। सो दिस इज़ ऑल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कुछ और फेनोमिना जो हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से नेचर में होते हैं। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस सम मोर नेचुरल फेनोमिना विच आर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो देखिए, जो थर्ड है हमारे पास, सो द थर्ड फेनोमिना इज, दो फेनोमिना मैंने आपको पहले बता दिए थे। जो तीसरा फेनोमिना है वो है द अपेरेंट। सो द थर्ड फेनोमिना इज द अपेरेंट पोजिशन ऑफ अ स्टार, the apparent position of a star appears slightly higher than its actual position तो देखिए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से एक और हमारे पास फेनोमिना है, द अपेरेंट पोजीशन ऑफ अ स्टार अपीयर स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। जो स्टार होता है, स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन होती है, हमें जो स्टार है वो उससे ज़्यादा अबव, उससे ज़्यादा दूर दिखाई देता है। किसकी वजह से? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एपेरेंट पोजीशन मतलब देखो, एक तो होती है एक्चुअल पोजीशन, एक होती है एपेरेंट पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन मतलब जो पोजीशन स्टार की एक्चुअली प्रेजेंट है, और एपेरेंट पोजीशन मतलब जो पोजीशन हमें रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई दे रही है, डेट इज कॉल्ड एपेरेंट। एपेरेंट मतलब जो असल में है नहीं लेकिन हमें दिखाई दे रही है, और एक्चुअल पोजीशन मतलब जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है। ठीक है, तो इन दो टर्म्स में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जब भी आपकी एक्चुअल की बात होगी तो एक्चुअल का मतलब क्या होता है? जो रियल पोजीशन है, एक्चुअली जहाँ पे स्टार प्रेजेंट है। और अपेरेंट पोजीशन का मतलब क्या होता है? कि जो पोजीशन हमें दिखाई दे रही है, हमें लग रहा है कि स्टार वहाँ पे है लेकिन एक्चुअली स्टार वहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए, अपेरेंट पोजीशन ऑफ ए स्टार। अब देखिए होता क्या है, आपको पता ही है कि जैसे मान के चलिए ये मेरे पास अर्थ है, सो दिस इज अवर अर्थ। और अर्थ के अराउंड क्या होता है? अर्थ के अराउंड अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, सो अर्थ के अराउंड ये अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया इस तरीके से। सो दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। और आपको पता है जैसे ही हमारी सन की लाइट या स्टार की लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो एटमॉस्फेयर में होता क्या है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होने लगता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब हम एटमॉस्फेयर में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, मतलब सरफेस की तरफ आते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो वो हमारा इंक्रीज होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग जब हम ऊपर से नीचे टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस आते हैं, अर्थ की सरफेस की तरफ जब हम मूव करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा बढ़ता जाता है। मतलब ये जो आपकी एटमॉस्फेयर की सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू द नेक्स्ट लेयर। तो जो नेक्स्ट वाली लेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, नेक्स्ट वाली लेयर का और ज़्यादा होगा, और जो नेक्स्ट है उसका और ज़्यादा होगा। मतलब
जब हम एटमॉस्फेयर की तरफ से अर्थ की सरफेस की तरफ मूव करते हैं तो हमारी जो लेयर्स हैं उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी लगातार इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखिए जैसे ही सन की लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो मान के चलिए, सॉरी सन की नहीं, स्टार की बात कर रहे हैं हम। ये मेरा स्टार हो गया, ये आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो मान के चलिए ये मेरा एक स्टार हो गया। तो अब ये स्टार की लाइट जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, देखिए ऐसे ही हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी इस तरीके से। अब जैसे ही यहाँ पे एंटर करेगी, आपको पता है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, फिर नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, फिर नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो इस तरीके से जब ये कंटिन्यूअस नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो एक्चुअली हमें क्या लगेगा, जो हमारा स्टार है वो इस जगह पे प्रेजेंट है। दिस इज द पोजीशन ऑफ द स्टार। ठीक है, मतलब ये कंटिन्यूअस जो बेंडिंग हो रही है, यहाँ पे मेरा स्टार था, ये मेरा यहाँ पे स्टार है मान के चलो। स्टार से जैसे लाइट आई तो ये लगातार बैंड होगी, बैंड होगी, बैंड होगी, बैंड होगी, और इस बैंडिंग की वजह से जो एक्चुअल पोजीशन है वो तो ये थी, लेकिन हमें स्टार लगेगा वो इस जगह पे है। आप देख सकते हो दिस पोजीशन इज स्लाइटली हायर। ये जो पोजीशन है ये स्लाइटली हायर है देन एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन से ये जो स्टार की पोजीशन है ये थोड़ी सी ज़्यादा है। अब वो क्यों ज़्यादा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ये हमारा यहाँ पे स्टार हो गया। तो जब हमारे स्टार की लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं एयर की, उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी वेरी करती हैं। तो जैसे ही हम एटमॉस्फेयर की सबसे पहली लेयर को लेंगे उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, और जैसे जैसे हम आगे की लेयर्स में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेयर्स की ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। मतलब जो लेयर होती है वो ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होती जाती है। तो पिछली लेयर की कंपेयर में जो नेक्स्ट लेयर होती है वो डेंसर होती है, फिर उसके कंपेयर में नेक्स्ट लेयर उससे ज़्यादा डेंसर होती है। इसका मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमारा इंक्रीज होता है जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर से नीचे की तरफ मतलब अर्थ के सरफेस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये मेरा अर्थ का सरफेस हो गया ना। तो जब हम अर्थ की सरफेस की तरफ मूव करते हैं एटमॉस्फेयर की तरफ से, तो वहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली बढ़ता है। और दूसरी लैंग्वेज में आप क्या बोल सकते हो कि जब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करते हैं एटमॉस्फेयर की तरफ तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो जो हमारी एयर की लेयर हमारे अर्थ के सरफेस के पास होती है वो हमारी ज़्यादा डेंसर होती है एज कंपेयर टू द लेयर प्रेजेंट फार अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, दिस इज अपेरेंट पोजीशन ऑफ अ स्टार अपीयर स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। चलिए अब नेक्स्ट फेनोमिना देखते हैं। सो अवर नेक्स्ट फिनोमिना इज डी फिनोमिना है हमारा जो, वो है एडवांस सनराइज। जो नेक्स्ट है डेट इज एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब देखिए एडवांस का मतलब क्या होता है कि सनराइज, सनराइज मतलब क्या होता है? सूर्य उदय। सूर्य उदय होने से पहले मुझे सूर्य दिखाई दे रहा है। और डिलेड सनसेट का मतलब क्या होता है कि सनसेट होने के बाद भी मुझे सन दिखाई दे रहा है। सूर्य अस्त होने के बाद भी मुझे सन दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड डिलेड सनसेट। और एडवांस सनराइज का मतलब क्या होता है कि सनराइज होने से पहले मतलब एक्चुअल सनराइज होने से पहले मुझे सन दिखाई दे रहा है। तो ये जो फेनोमिना होता है ये भी हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर दो लाइन लिखता हूँ, देखिए। सो बेसिकली द सन इज विजिबल। तो जो सन होता है, द सन इज विजिबल the sun is visible to us, the sun is visible to us about 2 minutes. The sun is visible to us about 2 minutes before actual sunrise. Before actual sunrise. Before actual sunrise and about 2 minutes after
and about 2 minutes after actual sunset. 2 minutes after actual sunset, जो एक्चुअल सनसेट होता है, ठीक है, 2 minutes आफ्टर एक्चुअल सनसेट, किसकी वजह से? इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. सो बिकॉज किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है. ठीक है, तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है हमारा? सो अवर टॉपिक इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. सनराइज होने से पहले दिखाई दे जाता है और सनसेट होने के बाद तक दिखाई देता है. 2 मिनट पहले दिखाई दे जाता है और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है. तो इसका मतलब जो दिन होता है वो 4 मिनट लंबा हमें लगता है. समझना इसकी वजह से क्या होता है. ठीक है, जो सूरज होता है वो सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले दिखाई देता है और सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता है. तो इसका मतलब टोटल 4 मिनट लंबा हमारा दिन हो जाता है. ठीक है, द अपेरेंट ड्यूरेशन ऑफ डे टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज अबाउट 4 minutes मोर देन द ट्रू ड्यूरेशन. ठीक है, तो जो एक्चुअल डे की जो लेंथ होती है वो 4 मिनट ज़्यादा हो जाती है. मतलब एक्चुअली जो होता है डे उससे 4 मिनट ज़्यादा हमें लगता है जो दिन होता है. किसकी वजह से होता है? वो एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट की वजह से. ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है. सो द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर एक्चुअल सनराइज. तो जो सन होता है वो हमें 2 मिनट पहले दिखाई देता है एंड अबाउट 2 minutes आफ्टर एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ठीक है, अब देखिए होता कैसे है इसको मैं आपको समझाता हूं. तो ये मेरी अर्थ है यहाँ पे. सो दिस इज माई अर्थ. ठीक है, तो ये यहाँ पे आपकी अर्थ हो गई. अब मैं यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेयर बना देता हूँ और ये मान के चलिए मेरा हॉरिजन हो गया इस तरीके से. नहीं, हॉरिजन तो हमारा ऊपर होगा. दिस इज़ नॉट हॉरिजन. 1 मिनट में इसको बना देता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. बहुत ईजी है. अब ये यहाँ पे हम डिफरेंट लेयर्स बना देते हैं एटमॉस्फेयर की. ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स बना दिए एटमॉस्फेयर की. अब देखिए ये जो हमारा अर्थ, ये जो अर्थ का सरफेस होता है दिस इज कॉल्ड हॉरिजन. ठीक है, ये हमारा क्या होता है? हॉरिजन होता है. अब सीधी सी बात है, जब हमारा सन इस हॉरिजन को क्रॉस करेगा तभी हमें ये जो सन है विजिबल होगा. सीधी सी बात है. देखो हम अर्थ के यहाँ पे रहते हैं, इस जगह पे रहते हैं हम. तो इसका मतलब जब हमारा सन इस हॉरिजन को क्रॉस करेगा, इस हॉरिजन को, तभी हमें जो सन है वो विजिबल होगा. अब देखिए होता क्या एग्जैक्टली होता क्या है कि मान के चलिए जो मेरा सन है, द सन इज एट दिस प्लेस. जो सन है वो मेरा इस जगह पे है. ठीक है, अगर मेरा सन इस जगह पे है तो आप देख सकते हो अभी तक सन ने हॉरिजन को क्रॉस नहीं किया. और क्योंकि अगर सन ने हॉरिजन को क्रॉस नहीं किया तो सन अभी हमें दिखाई नहीं देगा अर्थ के ऊपर. देखो ये जो लाइन है इसको मैं हॉरिजन बोल रहा हूँ. ठीक है, अभी सन ने हॉरिजन को क्रॉस नहीं किया. अब ये जो सन की लाइट जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ये बैंड होती है, बैंड होती है, बैंड होती है, बैंड होती है. समझा आपने मैंने क्या बोला? ये जो सन की लाइट, तो जब ये सन की लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ये लगातार बैंड होती है, बैंड होती है. देखो इस तरीके से लगातार बैंड होती है और हमें क्या अपीयर होता है कि जो सन है वो इस जगह पे है. आप ध्यान से समझना. ठीक है, देखो यहाँ से लाइट एंटर करी तो बैंड हुई, फिर बैंड हुई, फिर बैंड हुई, फिर बैंड हुई. तो फाइनली जो लाइट है वो ऐसा लग रहा है वो यहाँ से आ रही है, इस जगह से आ रही है. तो हमें जो सन है वो इस जगह दिखाई देता है. लेकिन एक्चुअल पोजीशन सन की क्या है? एक्चुअल पोजीशन तो सन की ये है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से सन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. मतलब ये 2 मिनट का अंतर हो जाता है. तो सन हमें 2 मिनट पहले, जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो इसको 2 मिनट लगते हैं सन को, लेकिन 2 मिनट पहले ही हमें सन यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एडवांस्ड सनराइज. इसी को हम एडवांस्ड सनराइज कहते हैं. इसी तरीके से जब ये सनसेट होने का टाइम आएगा तो ये आपका जो सन है ये सेट हो जाएगा. सेट होगा मतलब ये हमारा हॉरिजन है तो हमारा जो सन है वो यहाँ नीचे पहुँच जाएगा इस जगह पे. ठीक है, हमारा सन सेट हो गया. सेट हो गया क्यों? क्योंकि हॉरिजन से नीचे. देखिए एक्चुअल सनराइज का मतलब क्या होता है?
जो सन है उसने जो हॉरिजन है उसको क्रॉस कर लिया। अगर सन ने हॉरिजन को क्रॉस कर लिया तो एक्चुअल सनराइज होता है। ठीक है, आप देख सकते हो इस जगह पे सन ने हॉरिजन को, सो दिस इज, ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ ना, ये वाली जो लाइन है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हॉरिजन बोल रहे हैं। तो अगर हमारे सन ने हॉरिजन को क्रॉस कर लिया तो इसका मतलब हमारा सनराइज हो गया। लेकिन यहाँ पे सन ने स्टार्टिंग में हॉरिजन को क्रॉस नहीं किया था, और क्रॉस नहीं किया था तब भी हमें सन दिखाई दे रहा है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखो, ये सनसेट हो चुका है, सन हमारा हॉरिजन के नीचे जा चुका है, लेकिन अब ये जो सन की यहाँ पे लाइट होती है, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, ये जो यहाँ पे सन होता है इस तरीके से ये यहाँ पे नीचे चला गया है, लेकिन ये जो सन की लाइट होती है जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद ये बैंड होती है, बैंड होती है, बैंड होती है, बैंड होती है, और हमें लगता है जो सन है वो इस जगह पे है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये एक्चुअल में जो सनसेट है वो हो चुका है, एक्चुअल सनसेट तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमें डिलेड सनसेट दिखता है, क्योंकि सनसेट हो चुका है लेकिन सन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो हॉरिजन से ऊपर है, तो इसका मतलब सन दिखाई दे रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो अपेरेंट ड्यूरेशन ऑफ डे इज 4 मिनट्स लॉन्गर। तो जो दिन होता है वो 4 मिनट हमें लंबा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो सन है वो हमें 2 मिनट पहले दिखाई दे जाता है और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास फेनोमिना होता है दैट इज शेप ऑफ द सन। ठीक है, जिसको हम ये हमारा ई पार्ट है, दैट इज शेप ऑफ द सन। देखिए अब इसको डिस्कस करते हैं। शेप ऑफ द सन, शेप ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम शेप ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम जो सन होता है उसकी शेप कैसी होती है, देखो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए होता क्या है एक्चुअली, जब सनराइज होता है मतलब जब सूर्य उदय होता है, और जब सनसेट होता है जब सूर्य अस्त होता है, तो उस टाइम जो सन होता है उसकी शेप हमें परफेक्टली स्फेरिकल दिखाई नहीं देती, थोड़ी सी ओवल शेप दिखाई देती है। ओवल मतलब अंडाकार जो होती है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल अगर हम देखें तो वो ज़्यादा होता है, और जो वर्टिकल डायमीटर होता है वो हमारा उस टाइम मतलब सॉरी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए इसको समझिए, पहले भी कंफ्यूज नहीं होना है। शेप ऑफ द सन, देखिए टॉपिक क्या है हमारा, शेप ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, मतलब सनराइज और सनसेट के टाइम जो सन की शेप होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए होता क्या है, इसके ऊपर मैं एक बार 2 लाइन लिख दूं ताकि आपको ढंग से क्लियर हो जाए। द सन, इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। द सन when situated, the sun when situated near the horizon, जब हमारा सन हॉरिजन के पास होता है, सीधी सी बात है हॉरिजन के पास कब होगा, जब या तो हमारा सनराइज होगा या सनसेट होगा। तो when the sun is situated near the horizon appears to be कैसा appears होता है, ओवल शेप्ड होता है, appears to be oval shaped। ठीक है, appears to be oval shaped किसकी वजह से, on account of, appears to be oval shaped on account of, अब किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, on account of atmospheric refraction। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है, द सन व्हेन सिचुएटेड नियर द हॉरिजन। तो जब हमारा सन हॉरिजन के पास होता है यानी सनराइज और सनसेट का टाइम होता है, इट अपीयर्स टू बी ओवल शेप्ड। तो ये ओवल शेप का दिखाई देता है किसकी वजह से, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओवल शेप मतलब एक तो ये आपका परफेक्टली स्फेरिकल शेप, ठीक है, ये आपका जैसे परफेक्टली स्फेरिकल शेप हो गया, और एक आपका थोड़ा ऐसा शेप हो गया, तो ये हमारा थोड़ा ओवल शेप होता है,
ये जो आपको शेप दिख रही है ना, ये जो आपकी शेप है बेसिकली दिस इज़ योर ओवल शेप। तो ये मेरी ओवल शेप हो गई, और ये जो आपकी शेप है ये आपकी परफेक्टली स्फेरिकल शेप हो गई। ठीक है, ये स्फेरिकल शेप हो गई आपकी इस जगह पे। तो सनराइज और सनसेट के टाइम जो सन होता है वो हमें थोड़ा सा ओवल दिखाई देता है। अब ओवल से क्या हो गया कि ये जो आपका हॉरिजॉन्टल डायमीटर है ये ज़्यादा हो गया, और ये जो वर्टिकल डायमीटर है ये थोड़ा कम हो गया। डेट इज कॉल्ड ओवल शेप। अब देखिए होता कैसे है, देखिए ये मेरी अर्थ हो गई। सो दिस इज अवर अर्थ। ठीक है, सो दिस इज अवर अर्थ। देखिए अब होता क्या है, सनराइज और सनसेट के टाइम की बात करते हैं। अब आपको पता है ये हमारा हॉरिजन हो गया। अब जब सनराइज होता है या सनसेट होता है तो जो सन होता है वो हॉरिजन के पास होता है, नियर द हॉरिजन होता है। तो मान के चलिए कि ये मेरा सन है। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा सन हो गया इस तरीके से। सो बेसिकली दिस इज द सन, ये मेरा सन हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए ये मेरी अर्थ हो गई, ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया जो मैंने रेड लाइन से शो कर रखा है। ये मेरा सन हो गया। तो जब हमारा जो सन होता है वो हॉरिजन के पास होता है, नियर द हॉरिजन होता है, तो उस टाइम क्या होता है, ये जो सन का देखो ये सन का लोअर एज है। सो दिस इज द लोअर एज ऑफ द सन, है ना। ये हमारे सन का क्या हो गया, लोअर एज हो गया। और ये जो ऊपर वाला है ये हमारे सन का अपर एज हो गया, ऊपर वाला एज हो गया। सो दिस इज अपर एज ऑफ द सन। तो जो सन की लाइट लोअर एज से आएगी और एक हमारी सन की लाइट अपर एज से आएगी। तो देखिए जो सनलाइट सन के लोअर एज से आती है उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है इन द एटमॉस्फेयर में उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। और जो लाइट हमारे सन के अपर एज से जाती है उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। मतलब द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द लोअर एज ऑफ द सन पास थ्रू ए ग्रेटर थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। तो जो सन की लाइट सन के लोअर एज, ये लोअर निचले हिस्से से जो सन की लाइट आती है उस लाइट को एटमॉस्फेयर की ज़्यादा थिकनेस को क्रॉस करना होता है, ज़्यादा थिकनेस को ट्रैवल करना होता है देन द लाइट कमिंग फ्रॉम द अपर एज ऑफ द सन। ठीक है, तो इसकी वजह से लाइट रेज फ्रॉम लोअर एज, तो लोअर एज से जो लाइट रेज आ रही है हमारी, लोअर एज से जो लाइट रेज हमारी आती है वो ज़्यादा डेविएट होती है, आर डेविएटेड मोर। ठीक है, लाइट रेज फ्रॉम लोअर एज आर डेविएटेड मोर एंड द वर्टिकल डायमीटर ऑफ द सन अपीयर्स टू बी डिमिनिश्ड इन साइज। और जो सन होता है, सन का जो ये वर्टिकल डायमीटर होता है ये थोड़ा सा हमें छोटा दिखता है एज कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल डायमीटर। ठीक है, और इसी वजह से जो सन होता है वो हमें फ्लैट दिखाई देता है, ओवल शेप का दिखाई देता है। चलिए मैं एक बार दोबारा से जल्दी से बता देता हूं मैंने क्या रीजन दिया यहाँ पे। देखिए टॉपिक क्या है हमारा, शेप ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज और सनसेट के दौरान जो सन होता है उसकी शेप क्या होती है। देखिए जो सन होता है, द सन व्हेन सिचुएटेड नियर द हॉरिजन, तो जब हमारा सन हॉरिजन के पास होता है इट अपीयर्स टू बी ओवल शेप्ड, तो वो ओवल शेप का, थोड़ा अंडाकार शेप का दिखाई देता है। किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अब देखिए ऐसा होता क्यों है, ये सिचुएशन ध्यान रखना, ये सिचुएशन कब होती है, जब हमारा सन सनराइज और सनसेट के टाइम होता है उस टाइम हमें ये दिखाई देता है, हर टाइम दिखाई नहीं देता। बिकॉज क्योंकि सनराइज और सनसेट के टाइम जो सन होता है वो हमारा हॉरिजन के पास होता है, और क्योंकि हमारा सन जो हॉरिजन के पास होता है, जो लाइट रेज होती है जो सन के लोअर एज से आती है, निचले हिस्से से आती है सॉरी, तो जो लाइट रेज सन के निचले हिस्से से आती है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द लोअर एज ऑफ द सन पास थ्रू अ ग्रेटर थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। तो एटमॉस्फेरिक एयर का ज़्यादा थिकनेस कवर करना होता है किसको, जो लाइट रेज सन के निचले लोअर एज से आती है, एज कंपेयर टू द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द अपर एज ऑफ द सन। तो जो लाइट रेज सन के अपर एज से आती है उसके कंपेयर में जो लाइट रेज सन के लोअर एज से आती है उसको ज़्यादा एटमॉस्फेरिक थिकनेस को कवर करना होता है, जिसकी वजह से जो लाइट रेज सन के निचले हिस्से से आती है, इस नीचे वाले हिस्से से आती है, ये ज़्यादा डेविएट हो जाती है, और जो ऊपर वाले हिस्से से आती है वो कम डेविएट होती है। इसी कारण हमारा जो सन है वो ओवल शेप का दिखाई देता है। लेकिन जब हमारा सन
जब नून का टाइम होता है, दोपहर का टाइम होता है, तो जब दोपहर का टाइम होता है तो उस टाइम जो सन से लाइट रेज होती हैं, चाहे लोअर एज हो चाहे अपर एज हो, दोनों से सीधी गिरती है, बिल्कुल बिल्कुल परपेंडिकुलर फॉल करती है। अब ये परपेंडिकुलर फॉल करेगी तो रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं, है ना। मतलब जब नून का टाइम होता है, जब दोपहर का टाइम होता है, एट नून द सन इज ओवरहेड। नून के टाइम हमारा जो सन होता है वो बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, ओवरहेड होता है, एंड द लाइट रेज पास नॉर्मली थ्रू द अर्थ एटमोस्फेयर। और जो लाइट रेज होती है वो हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर से नॉर्मली पास होती है, 90 डिग्री बिल्कुल परपेंडिकुलर पास होती है, जिसकी वजह से कोई बेंडिंग नहीं होती। और हमारा जो सन होता है वो सर्कुलर दिखाई देता है नून के टाइम। दोपहर के टाइम तो जो सन होता है वो सर्कुलर दिखाई देता है, लेकिन सनराइज और सनसेट के टाइम जो सन होता है वो थोड़ा ओवल शेप दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, जल्दी से एक बार और बता देता हूं। क्योंकि सनराइज या सनसेट के टाइम जो सन होता है वो हॉरिजन के पास होता है, और जो लाइट रेज सन के निचले हिस्से से आती है, लोअर एज से आती है, वो हमारी ज़्यादा एटमॉस्फेयर के डिस्टेंस में ट्रैवल करती है। मतलब जो लाइट रेज सन के नीचे वाले हिस्से से आती है वो ज़्यादा एटमॉस्फेयर की थिकनेस को ट्रैवल करती है एज कंपेयर टू द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द अपर एज। अपर एज वाली कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी एटमॉस्फेयर की लेयर के अंदर, लेकिन जो नीचे हिस्से से लाइट आती है वो एटमॉस्फेरिक थिकनेस को ज़्यादा ट्रैवल करेगी, जिसकी वजह से ज़्यादा बेंडिंग होगी, ज़्यादा डेविएट होगी वो नीचे वाली लाइट। इसकी वजह से हमें सन ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्यों होता है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारी डिफरेंट डिफरेंट एयर की लेयर्स होती हैं जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी वेरी करती है। नॉर्मली क्या होता है, जो एयर की लेयर्स हमारी अर्थ की सरफेस के पास होती है उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे लेयर्स की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, वो रेयरर होती जाती है। ठीक है, तो बोल सकते हो जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कम होता है। और अगर आप बोल सकते हो जैसे जैसे हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से अर्थ के सरफेस की तरफ आते हैं तो वैसे वैसे लेयर्स की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा इंक्रीज होता है। तो इसी लेयर्स की डेंसिटी के चेंज होने की वजह से जो सनलाइट होती है या जो स्टार लाइट होती है वो हमारी बैंड होती है, लगातार उसका रास्ता भटक जाता है, डेविएट हो जाता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या फेनोमिना होते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है, स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, apparent position of a star appears slightly higher than its actual position, advanced sunrise and delayed sunset, and shape of the sun at sunrise and sunset। तो लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का बचा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।